हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेडिकल कोचिंग क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं साइंस का जो राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 6, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, देखिए राजस्थान बोर्ड में हमारे पास चैप्टर 6 है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 10th लेवल के हिसाब से भी और आगे 11th 12th लेवल के हिसाब से भी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हुए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट अगर आप करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए चैप्टर 6 हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक चीज हमें पता होनी चाहिए, चेंज। क्या? चेंज। कि चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, उसी को क्या बोला जाता है? चेंज बोला जाता है। अगर हम हमारे चारों तरफ हमारी डेली लाइफ की बात करें, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट की बात करें, या हमें पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो इसमें लगातार हर चीज में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वो चेंज कुछ भी हो सकता है। वो चेंज हो सकता है किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है किसी सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए। तो जितने भी चेंज है उन सभी को क्या बोला जाता है? चेंज बोला जाता है। जितने भी परिवर्तन है, जितने भी चीजों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को ही क्या बोला जाता है? चेंज बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये चेंज जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि चेंज जो है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल चेंज। कौन सा होता है? फिजिकल चेंज होता है। और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है केमिकल चेंज। सेकंड होता है कौन सा? केमिकल चेंज। अब होता क्या है, सबसे पहले हम बात करें कि फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ऐसा चेंज कि अगर किसी सब्सटेंस में ऐसा चेंज हो जिसमें केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, जिसमें केवल उसकी क्या हो? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। क्या हो? केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो। चेंजेस चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हो सकता है उससे सब्सटेंस के एरिया चेंज हो जाए, हो सकता है उस सब्सटेंस का शेप चेंज हो जाए, हो सकता है उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए। फिजिकल स्टेट जानते हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट चेंज होता है। हो सकता है उस सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाए। तो कोई भी चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज अगर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, वाटर को आइस में चेंज किया। वाटर को हमने किस में चेंज किया? आइस में चेंज किया। ठीक है, ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज कैसे है कि यहां हमारे पास वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, आइस होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, कुछ प्रॉपर्टीज की कि फिजिकल चेंज की क्या प्रॉपर्टीज होती है।
ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। देखिए नंबर 1, अगर हम फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल लिया था? वाटर जो है वो किस में चेंज हुआ? आइस में चेंज हुआ। लेकिन अगर हम बात करें, वाटर जो होता है वो H2O होता है, और ये कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। क्योंकि अगर H2O लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। हमने इसको क्या किया? फ्रीज किया। कौन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया? इसको फ्रीज किया, इसको जमाया, हमने इसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो ये किस में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो गया। ये किस में चेंज हो गया? आइस में। अब क्या आइस भी हमारे पास H2O ही होता है? क्या आइस भी H2O ही होता है? हाँ होता है, क्योंकि वाटर H2O है। हमने केवल इसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने के कारण इसकी स्टेट चेंज हो गई। ये पहले लिक्विड में था, अब ये किस में हो गया? सॉलिड में हो गया। ये पहले लिक्विड में था, ये किस में हो गया? सॉलिड में। ये पहले भी H2O था और बाद में भी H2O है, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ। इसीलिए हम इस चेंज को कौन सा चेंज बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दिस चेंज is reversed by removing its cause of change। दूसरी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ये जो चेंज होता है वो रिवर्स्ड होता है। रिवर्स मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हुआ, हम दोबारा उस ओरिजिनल सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम उसका कॉज ऑफ चेंज क्या कर दें? रिमूव कर दें। अगर हम उसका कॉज ऑफ चेंज क्या कर दें? रिमूव कर दें। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? देखिए, हमने वाटर को जो लिक्विड फॉर्म में था, इसका टेम्परेचर क्या किया? इसका टेम्परेचर हमने कम किया। इसका टेम्परेचर कम करने के कारण ये किस में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो गया। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड आइस में चेंज हो गया। किसके कारण हुआ? टेम्परेचर कम करने के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? टेम्परेचर कम करने के कारण हुआ। मतलब इसका जो कॉज ऑफ चेंज था, इसका जो कॉज ऑफ चेंज था वो क्या था? टेम्परेचर कम करना। इसका जो कॉज ऑफ चेंज था वो क्या था? टेम्परेचर कम करना। अगर हम इस टेम्परेचर जो हमने कम किया इसको अगर रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब कि अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम यहां इस टेम्परेचर को क्या कर दें? बढ़ा दें। बढ़ा दें मतलब पहले हमने टेम्परेचर कम किया जिसके कारण ये आइस में चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, इसलिए फिजिकल चेंज हो गया। अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब हमने इसको टेम्परेचर को रिवर्स कर दिया, तो क्या आइस दोबारा वाटर में चेंज हो जाएगी? हाँ हो जाएगी।
क्योंकि जब हम आइस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो वापस किस में चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। तो इस प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, अगर उसको हटा लिया जाए, उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, आ जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है, आगे इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है दिस इज टेम्परेरी चेंज। दिस इज टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज मीन्स कि ये परमानेंट नहीं होता है, इसको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, जैसे इसमें किया हमने। इसमें हमने क्या किया कि H2O से आइस बनाया, आइस से वापस H2O बना लिया, तो ये क्या हो गया, वापस उसकी ओरिजिनल जो स्टेट उसमें आ गया। ये परमानेंट नहीं हुआ, परमानेंट आइस नहीं बना, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी चेंज बोल सकते हैं। तीसरा कि यहां हमारे पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कि यहां हमारे पास कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कि अगर हमने एक सब्सटेंस को फिजिकल चेंज करके एक नया सब्सटेंस बनाया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो कोई भी नया सब्सटेंस भी नहीं बनेगा। अगर हमारे पास कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो हम उसको नया सब्सटेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। दूसरा, यहां अगर हम इसके कॉज ऑफ चेंज को रिवर्स कर दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। तीसरा, ये टेम्परेरी चेंज होता है। और फोर्थ, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और इसके हम एग्जांपल्स की बात करें कि जैसे हमने क्या किया, एक आयरन को मैग्नेट बनाया। आयरन को मैग्नेट कैसे बनाया कि हमने क्या किया, एक आयरन ली, एक मैग्नेट ली, आयरन को थोड़ी सी देर मैग्नेट से हमने उसको रगड़ा, रगड़ने के बाद में कुछ मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस में आ जाती है, आयरन के अंदर आ जाती है, तो वो आयरन बन जाती है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से साफ करें, अच्छे से उसको ऐसे हिलाएं या उसको गिराएं थोड़ा सा, तो उस आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो वापस रिमूव हो जाती है और वो वापस किस में चेंज हो जाता है, आयरन में चेंज हो जाता है। इसलिए उसको हम कौन सा चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। जैसे हमने पानी के अंदर शुगर को मिक्स किया, पानी के अंदर हमने चीनी को मिक्स किया, शुगर को मिक्स किया, तो वो मिक्स तो हो गया, लेकिन क्या इवापोरेशन से हम उसको वापस अलग अलग कर सकते हैं? हाँ, चीनी को अलग, शुगर को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो ये भी कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। कि जैसे हमने वाटर सॉल्यूशन को और सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया, हम उसको अलग कर सकते हैं, तो वो कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। कि जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कपूर होती है। कपूर क्या होती है, जब हम उसको जलाते हैं, NH4Cl अगर आप जानते हैं, अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। अगर उस धुआं को हम क्या करें, एक जगह स्टोर कर दें, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दें, तो वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, कपूर में चेंज हो जाएगा। तो वो भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे फिजिकल चेंज। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो जैसा कि आपने फिजिकल चेंज में देखा, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। कैसे कि सबसे पहले अगर हम केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन कैसे कि जैसे मान लो हमने एक कोयला है, कोयला जानते हो, कोल,
जो होता है वो प्योर कार्बन होता है, इसलिए हमने उसको क्या लिखा, कार्बन। इसको मैं लिख देता हूं पहले कोल। हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया, जलाया। ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगी और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास दो चीजें बनेगी, एक तो CO2 बनेगी और दूसरा हीट इसमें से निकलेगी। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो हीट निकलती है, ध्यान रखना। और अगर हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोल था हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन था, कोल था हमारे पास कार्बन C, ऑक्सीजन होता है O2, यहां हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहां केवल कार्बन था, यहां केवल ऑक्सीजन था, लेकिन यहां पर एक नई चीज बन गई, कौन सी, CO2। दोनों एक साथ ऐड हो गए, दोनों ने मिलके एक नई चीज बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड। नई कैसे है, नई इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन से डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये क्या है, एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी भी चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है न्यू सब्सटेंस फॉर्म। हमेशा इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि मैंने बताया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, कि इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसके ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ये इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो हो गई। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि ये जो चेंज होता है, चेंज, दिस चेंज जनरली परमानेंट, ये जो चेंज होता है वो जनरली क्या होता है, परमानेंट होता है। ये जो चेंज होता है वो जनरली क्या होता है, परमानेंट होता है। कुछ एक केमिकल चेंज को छोड़ के ये परमानेंट होता है। कैसे, कि मान लो हमने जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये परमानेंट हो गया, इसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट चेंज बोला जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो अगला हमारा इसमें केमिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, इसकी जो प्रॉपर्टी है केमिकल चेंज की, वो आगे क्या होगी, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बन गया, वो परमानेंट होता है। बस यही इसकी तीनों प्रॉपर्टी होती है, चार प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। अगर आपके बुक में दे रखा है तो वो रिपीट कर रखा होगा उसी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज और भी बहुत सारे होते हैं, कि जैसे हमने क्या किया, दूध से दही बनाया, मिल्क टू कर्ड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। क्या हम कर्ड से, दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसलिए कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। कि जैसे हमने गेहूं से रोटी, पहले गेहूं से आटा, आटे से रोटी बनाई, तो क्या हम रोटी को दोबारा आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे चेंज होते हैं जो केमिकल चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं जो फिजिकल चेंज होते हैं। हमें केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कोल और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना, हीट बनी। ठीक है, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। अगर किसी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कोल मतलब होता है कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है Ca, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2। हीट हमारे पास होती है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए इसको सिंबल्स में हमने लिखा और इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में तीन चीजें होती है। पहला हमारे पास रिएक्टेंट, पहला क्या होता है, रिएक्टेंट्स। उसके बाद लगाया जाता है एरो और फिर उसके बाद में बनता है प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में लगाया जाता है एरो। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं। और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है कि जब इन दोनों ने रिएक्शन की तो नया सब्सटेंस जो बना उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, यहां हमारे पास ये होती है केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, देखिए केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप मैंने ये बताया कि हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसको राइट साइड में लिखा जाता है और दोनों को एरो से सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को लिखते हैं और अगर मान लो वहां हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो या फिर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो हम उसको प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, प्लस के साइन से सेपरेट करते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास मान लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं तो दोनों अलग अलग हैं तो हम क्या लिखेंगे, दोनों के बीच में प्लस।
दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है, और फिर यहाँ हमारे पास बनता है 2MgO मतलब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है। तीसरा हमारे पास स्टेप ये है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमें स्टेट के बारे में बताना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर हमें स्टेट के बारे में बताना है, स्टेट हमारे पास तीन होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला सॉलिड, उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। दूसरा लिक्विड, उसको एल से डिनोट किया जाता है। और तीसरा गैसियस, उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। और अगर हमारे पास कोई एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसको AQ से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड है तो यहाँ S हमने लिखा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है तो हमने G लिखा, और हमारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी एक गैस है तो इसको भी हमने क्या लिखा? G लिखा। तो ये हमने क्या किया, इसको स्टेट से रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो पानी के अंदर घुला हुआ है, पानी के अंदर मिक्स है, वाटर के अंदर मिक्स है। ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, इन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो अगली स्टेप है, अगली स्टेप ये है, ये हमारे एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जो हमने रिएक्शन लिखी जिसमें हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट होता है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट होता है, तो एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम रिएक्टेंट के अंदर है, उतने ही एटम और मॉलिक्यूल किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। जितने एटम रिएक्टेंट के अंदर है उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर हम इसको इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक चीज हमें हमेशा ये ध्यान रखनी है कि सब्सटेंस नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, सब्सटेंस नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, मतलब यह है कि हम किसी सब्सटेंस को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितना पहले था वो बाद में भी उतना ही है, बस उसकी क्या हो जाती है? स्टेट चेंज हो जाती है। वो एक चीज से दूसरी चीज में चेंज हो जाता है, लेकिन उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। उसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट में एटम है, नंबर ऑफ एटम्स है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसमें होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसी लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। ठीक है। अगला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 5। अगर हम बात करें अगले स्टेप की कि हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। कौन सी केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के अंदर और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के अंदर सेम होने चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है? बैलेंस इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपके बुक में एक एग्जांपल गिवन है, उससे मैं आपको समझा देता हूँ। C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2। देखिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। पहले तो हमें देखना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है? 3। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है? 1। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 8। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। क्या ये भी बैलेंस है? नहीं।
क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो देखिए अगर इधर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ध्यान से देखिए 3 कार्बन हो गए और 3 टू जा 6 ऑक्सीजन हो गए। 3 कार्बन हो गए और 3 टू जा 6 ऑक्सीजन हो गए। तो 3 कार्बन तो अपने पास बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने से पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते। देखिए यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन 3 टू जा 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, 4 वन जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 प्लस 6 टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, कार्बन 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास सभी एलिमेंट क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसी को क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हमारे पास कोई इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब अभी मैंने पीछे बताया, जैसे हमारे पास फिजिकल चेंज होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं वापस। मतलब पहले तो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, फिर वापस प्रोडक्ट से अगर हम रिएक्टेंट बना सकते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डबल एरो का साइन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हमारे पास डबल एरो का साइन होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है वो दोनों तरफ चल सकती है। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 2NH3, मतलब जब हम नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया बनता है और वापस अमोनिया को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के काम करते हैं, स्पीड को कम करने के काम करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट बोला जाता है। और आगे इसी चैप्टर में कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो हमें अगर कैटलिस्ट को लिखना है तो कैटलिस्ट को कहाँ लिखा जाता है, तो जब भी हमारे पास रिएक्शन होती है, जैसे हमने क्या किया CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई तो यहाँ CH3 बनता है और यहाँ कैटलिस्ट काम में आता है कौन सा, निकल। मतलब ये है कि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो इनकी रिएक्शन की जो रेट होती है, स्पीड होती है, बहुत कम होती है। हमें उस स्पीड को बढ़ाना है, उस स्पीड को तेज करना है, तो हम उसके अंदर एक सब्सटेंस डालते हैं, मिलाते हैं निकल, जिससे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो इस एरो के ऊपर डिनोट किए जाते हैं, वो इस एरो के ऊपर डिनोट किए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर हमें क्या करना हो, दिखाना हो, टेम्परेचर बताना हो कि ये टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, तो वो भी एरो के ऊपर होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो 50 केल्विन के ऊपर होती है। किसके ऊपर, 50 केल्विन के ऊपर होती है। तो ये इसका टेम्परेचर है जो कि किसके ऊपर लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है। टेम्परेचर भी किसके ऊपर लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपने सबने पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको एंडोथर्मिक बोला जाता है।
तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे अभी हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से हीट बाहर निकलती है इसलिए इसमें प्लस लिखा, और कितनी हीट निकलती है तो उसको हम कैलोरी में डिनोट करते हैं, किलो कैलोरी पर मोल। किससे डिनोट किया जाता है? किलो कैलोरी पर मोल। अब वो कितना भी हो सकता है कि 100 किलो कैलोरी या 4.2 किलो कैलोरी, 4.8 किलो कैलोरी, जितनी भी हीट, जितनी भी एनर्जी उससे बाहर निकलती है उसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और अगर हमारे पास वो हीट को, एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसको माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। उसको माइनस साइन से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। यहां पर ये किलो कैलोरी का मतलब होता है, ये हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना। और मोल, आपने मोल कंसेप्ट 9th क्लास में पढ़ा था। मोल जो होता है वो वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। तो ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, किससे? केमिकल इक्वेशन से हमें ये सारी चीजें पता चलती है, ठीक है। एक बार आप बुक में रीड कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है तो वो दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। अब हमारे पास जो है आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या पता चल सकता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या पता चल सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है। सेकंड अगर हम बात करें, टेम्परेचर का पता चलता है। थर्ड बात करें, फिजिकल स्टेट का पता चलता है। अगर हम बात करें, कैटलिस्ट का पता चलता है। अगर हम बात करें रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसका पता चलता है। हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पता चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिससे हमें केमिकल इक्वेशंस का पता चलता है। लेकिन हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जिससे केमिकल इक्वेशन से हमें पता नहीं चलता है, तो उसको बोला जाता है लिमिटेशंस। क्या बोला जाता है उसको? लिमिटेशंस। ऐसी चीजें जिससे हमें केमिकल इक्वेशन से वो चीज पता नहीं चलेगी उसको क्या बोला जाता है? लिमिटेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, कि जैसे मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। लेकिन क्या हम इस रिएक्शन को देखते हुए, ये रिएक्शन हमारे सामने है, इस रिएक्शन को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? क्या हम इस रिएक्शन की कंप्लीशन का बता सकते हैं कि ये कब कंप्लीट होगी? नहीं। तो किसी भी रिएक्शन की कंप्लीशन का, कि वो कंप्लीट कब होगी, कितनी देर में होगी, कितना टाइम उसको कंप्लीट होने में लगेगा, वो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते। दूसरा, हम इसमें कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बता सकते। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को देखते हुए, केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास कोल कितना है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, नहीं पता। ऑक्सीजन कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, नहीं पता। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नहीं पता। तो हमें इसके मास के बारे में, सॉरी, इसके वेट के बारे में नहीं पता, इसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, इसलिए हम इस कंसंट्रेशन को भी नहीं बता सकते किसी भी केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई? इसकी लिमिटेशन होगी, इसकी कमियां होगी। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में।
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास बहुत टाइप की रिएक्शंस होती है, जो कुछ एक दो रिएक्शंस आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ी होगी। उसके बाद में भी और हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है अलग अलग टाइप की, उसके हम बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, हमारा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।